तो हेलो होम चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर शंकु को फाइनली फ्लोराइड मिल जाता है, जिसको वो लोकल लोगों की हेल्प से खोद कर बाहर निकालता है। और फिर शंकु आगे कहता है जापान में तो फ्लोराइड खत्म हो चुका है, इसलिए हम बार्सिलोना आए ताकि हम लोग यहाँ से फ्लोराइड निकाल सके, जो कि समुद्र के किनारे के पास इसका पूरा ढेर लगा हुआ है जमीन के अंदर। इतने में सुई का फ्लोराइड पकड़कर बोलती है ये कितना साफ और चमकदार पत्थर है, जिसको सुनकर यहाँ पर शंकु कहता है और इसको गर्म करने के बाद ये चमकता भी है। शंकु की बात सुनकर यहाँ पर जिन कहता है इसलिए हम इसको जापान में फायरफ्लाई स्टोन कहते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर कासे की फ्लोराइड को सेव देते रहता है, जिसको देखकर यहाँ पर सुइका पूछती है क्या ये लेंस आंखों के लिए है। सुइका की बात सुनकर यहाँ पर शंकु सुइका से कहता है तुम जो लेंस देख रही हो वो एक प्योर फ्लोराइड से बना हुआ है। अगर तुम इसे नॉर्मल ग्लास से कंपेयर करो तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और डिस्पर्सन पॉइंट, खैर जो भी हो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताता हूँ। तो ये जो अल्टीमेट हाई परफॉर्मेंस लेंस जो है इसको प्रोफेशनल्स यूज करते हैं ताकि वो लोग इससे फ्लोराइड लेंस टेलीस्कोप बना सके। फिर इतने में रात की ये लोग टेलीस्कोप की हेल्प से यहाँ पर चांद को ऑब्जर्व करते रहते हैं, जहाँ पर कोहाकू टेलीस्कोप में देखकर बोलती है ये कितना फैंटास्टिक है, मैं चांद के अलग अलग गड्ढों को पहचान पा रही हूँ। और आगे कोहाकू हंसते हुए बोलती है एक बड़े टेलीस्कोप की हेल्प से हम लोग दूर से ही वाईमैन को ढूंढ सकते हैं, जिसको सुनकर यहाँ पर शंकु हंसते हुए बोलता है लेकिन हम लोग इतने बड़े क्रिस्टल को कहाँ से खोद कर निकालेंगे आखिर, और ऊपर से इसको लैब में बनाने के बारे में सोचना तो छोड़ ही दो तुम। इतने में सीन यहाँ पर कासेकी की तरफ जाता है, जहाँ पर वो सबसे कहता है एक बार मैं वाईमैन का पता लगा लूं, उसके बाद मेरी बेबी हमें वहाँ तक उड़ा कर ले जाएगी। उस रॉकेट को देखकर यहाँ पर जिन कहता है ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, जिसको सुनकर यहाँ पर चेल्सी हंसते हुए बोलती है ये रॉकेट कितना छोटा है। चेल्सी की बात सुनकर यहाँ पर सुइका कहती है मैं ही एक अकेली लड़की हूँ जो कि इस रॉकेट के अंदर फिट हो सकती है, जिसको सुनकर यहाँ पर क्रोम हंसते हुए बोलता है सुइका तुम भूल चुकी हो, आखिर तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो अभी। क्रोम की बात सुनकर यहाँ पर सुइका शर्माते हुए बोलती है हाँ ये बात तो सच है। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर शंकु कहता है हम इस मिनिएचर रॉकेट में डॉक्टर जेनो का प्रोटोटाइप इंजन को फिट कर कर इसे लॉन्च कर कर देखेंगे। फिर शंकु की बात सुनकर यहाँ पर जिन कहता है आखिर ये कितना भयंकर है, आखिर ये रॉकेट छोटा हो या ना हो लेकिन अब अपने आंखों से चीजों को सच होता हुआ देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग चांद के और करीब आते जा रहे हैं, वो भी इस स्टोन वर्ल्ड के अंदर। जहाँ पर जिन की बात सुनकर यहाँ पर राइसू ग्लोब पकड़कर बोलता है हमें एक प्रॉपर मून मिशन करने के लिए, हमें डेडली एक्यूरेट ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करने के लिए हमें जाना होगा अगली सिटी की तरफ, जो कि है अपना इंडिया, जिसे कहते हैं हम मैथ सिटी। तो यहाँ पर राइसू की बात सुनकर यहाँ पर क्रोम जो होता है थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि इंडिया, लेकिन अभी तो हम स्पेन पे हैं, आखिर हम बोट से वहां तक कैसे जाएंगे। जिसको सुनकर यहाँ पर फ्रांसोइस भी कहती है लगता है हमें घूमकर लंबा रूट लेकर जाना होगा, जिसको सुनकर यहाँ पर क्रोम और जिन दोनों की फट जाती है। इतने में यहाँ पर राइसो इनको बुरी खबर देता है, बोलता है कि हमारे न्यू पर्सियस में एक नया समस्या आ चुका है। यहाँ पर राइसो आगे कहता है कि हमारे पास जितना फ्यूल है हम उससे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे करंट सप्लाई को देखकर मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ी मुश्किल आने वाली है इंडिया तक जाने के लिए। राइसो की बात सुनकर यहाँ पर चेल्सी कहती है सच बोलूं तो ये बात थोड़ी अजीब होगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस हमेशा सही काम करे। जिसको सुनकर यहाँ पर क्रोम कहता है एक सेकंड रुको, क्या हम लोग और फ्यूल नहीं बना सकते हैं क्या, वो भी उस कचड़े को यूज करके। क्रोम की बात सुनकर यहाँ पर राइसू कहता है इसीलिए हमने उस प्लांट को अपने बोट में फिट करवाया है, लेकिन उससे फ्यूल बनाने में हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, तुम कह सकते हो कि महीने भी लग सकते हैं या साल भी लग सकते हैं इस काम को पूरा होने में। जिसको सुनकर यहाँ पर क्रोम होता है वो टोटली घबरा जाता है। फिर क्रोम के दिमाग में एक घंटी बजता है और फिर वो ग्लोब को देखकर कहता है एक सेकंड रुको, क्या हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते क्या इस रास्ते से, क्योंकि अगर हम अफ्रीका को घूम कर जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लंबा पड़ेगा, अगर हम इस कैनाल वाले रास्ते की तरफ से जाएंगे तो ये हमारे लिए शॉर्टकट हो सकता है, जिससे हम लोग 9000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर फ्रांसोइस कहती है एक टाइम पे उसे स्विस कैनाल कहते थे, वो रास्ता एक टाइम पे सभी लोगों के लिए एक शॉर्टकट हुआ करता था, जिससे वो लोग दो साइड के सी से इजीली कनेक्ट हो सकते थे। जिसको सुनकर यहाँ पर सुइका एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है नाम मुझे, बिल्कुल एक बनाना कैनल की जैसा। सुइका की बात सुनकर यहाँ पर जिन सुइका को करेक्ट करते हुए कहता है वो बनाना कैनल नहीं वो पनामा कैनल है, ऊपर से अभी 3700 साल बीत चुके हैं, जिसके वजह से जो कैनल है वो अभी ब्लॉक हो चुके होंगे। जहाँ पर चेल्सी भी मैप को देखकर बोलती है कि जो स्विस कैनल है वो दो वाटर बॉडीज से कनेक्ट है जो कि इक्वल एलिवेशन पे नहीं हो सकते हैं, जिस तरह हमने पनामा कैनल्स को पार किया था उसमें थोड़ी उम्मीद भी थी। चेल्सी की बात सुनकर यहाँ पर कोहाकू थोड़ी सी एक्साइटेड होते हुए कहती है अगर ये शॉर्टकट काम कर गया तो इससे हमारा 1 साल का वेटिंग पीरियड बच जाएगा।
जिसको सुनकर यहाँ पर जिन कोहाको से कहता है पता नहीं तुम इतनी खुश कैसे हो। जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब हम बनाना रूट से ट्रैवल कर रहे थे तब हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आकर खड़ी हो गई थी जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इन सब की बातें सुनकर यहाँ पर राइशु भी कहता है कि शिप का कैप्टन होने के नाते मुझे भी वेटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग उस कैनल से ट्रैवल करते हुए गलती से किसी ब्लॉक एंड पर आकर फंस गए तो हमें वापस से उल्टा ट्रैवल करके आना होगा जो कि हमारे लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। चलो बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। राइसो की बात सुनकर यहाँ पर चेल्सी कहती है काश हमें ये बात पहले ही पता चल जाता कि आगे हमारा रास्ता ब्लॉक है कि नहीं। चेल्सी की बात सुनकर यहाँ पर जिन चेल्सी को मक्खन लगाते हुए बोलता है दी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट जियोग्राफिक डियर चेल्सी। जिनकी ये बात सुनकर यहाँ पर चेल्सी थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो बोलती है तुम मुझे ब्लश मत करवाओ प्लीज। इतने में यहाँ पर क्रोम के दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है कि काश चेल्सी कैनल देख पाती, वो भी बहुत दूर से एक खराब टेलीस्कोप की हेल्प से। इतने में वहाँ पर कासे की आता है न्यू टेलीस्कोप लेकर, जिसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इतने में ये लोग पर्सियस के ऊपर एयर बलून छोड़ते हैं जहाँ पर जो अपनी चेल्सी होती है टेलीस्कोप की हेल्प से दूर तक देखती है और कहती है ये सबसे अच्छा है, मैं स्विच कैनाल की जांच कर रही हूँ जिससे मैं एक समुद्री चार्ट इजीली बना सकती हूँ। जहाँ पर जो क्रोम होता है अपने सिग्नल देके यहाँ पर चेल्सी से पूछता है क्या ऊपर सब सही दिख रहा है क्या, और आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या हम लोग स्विस कैनाल के सी रूट से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जो चेल्सी होती है बुरी खबर देते हुए बोलती है कि जो स्विस कैनाल है आगे से ब्लॉक है, जिसको सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। जहाँ पर जिन कहता है कि हम सबका हमेशा बुरा किस्मत ही होता है। इतने में पता नहीं यहाँ पर चेल्सी का दिमाग वापस से क्लिक होता है और वो टेलीस्कोप में ध्यान से देखते रहती है और फिर कहती है आगे रास्ता तो ब्लॉक है लेकिन मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। वहाँ का जो रास्ता ब्लॉक है वो ट्रीज के गुच्छों की वजह से ब्लॉक हुआ पड़ा है लेकिन वहाँ पर पानी अभी भी मौजूद है। इतने में जो राइशु भी होता है वहाँ पर उस टेलीस्कोप से देखते हुए बोलता है कि 3700 सालों की वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये रास्ता शायद ब्लॉक हो चुका है। जहाँ पर सेंकू भी कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ पर जो ट्रीज है वो समय के साथ वहाँ पर जमा होकर एक डैम बना चुके हैं जो कि वहाँ पर तैर रहा है जिसको हम उड़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो धमाके का नाम सुनकर कोहाको खुश होते हुए बोलती है तुमने डिस्ट्रक्शन की बात करी है यहाँ पर, जिसको सुनकर यहाँ पर जिन कोहाको को शांत करते हुए बोलता है अभी भी हम उससे 20 किलोमीटर दूर है, तुम शांत बैठो अभी। इतने में चेल्सी वापस से कहती है अगर हम अपना बोट लेकर वहां तक जाएंगे और उस ब्रिज को तोड़ेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। जिसको सुनकर यहाँ पर राइशु कहता है लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं आखिर। राइशु की बात सुनकर यहाँ पर चेल्सी कहती है क्या हम ऐसा नहीं कर सकते पहले हम अपना रास्ता क्लियर कर ले कैनल में जाने से पहले, क्योंकि हम लोग उस रास्ते से वापस तो नहीं आ सकते हैं। चेल्सी की बात सुनकर यहाँ पर जो सेंकू होता है टोटली जोश में आ जाता है और वो बोलता है कि हमसे 20 किलोमीटर की दूरी में वो वॉल खड़ा है हमारे सामने, हमें उसे उड़ाना होगा। जिसको सुनकर यहाँ पर सुइका बोलती है आखिर तुम ये कैसे करोगे इतना बड़ा चैलेंज को। तो यहाँ पर जेन भी शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये कैसे करोगे सेंकू। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सेंकू होता है उस रॉकेट को मिसाइल बनाकर रख दिया होता है और वो कहता है इसकी हेल्प से हम उस ब्रिज को उड़ाने वाले हैं। जिसको सुनकर कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ लोगों को समझ आ जाता है बात। जहाँ पर हम देखते हैं सेंकू का फ्लैशबैक चलता है जहाँ पर वो कहता है कि साइंस इज द पावर, और मैं ये चीज पर विश्वास करता हूँ क्योंकि मुझे ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है आखिर, क्योंकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है और जो रॉकेट है दोनों एक ही सिद्धांतों पे काम करते हैं। जहाँ पर सेंकू हंसते हुए कहता है कि डॉक्टर जेनो की हेल्प की वजह से मैंने फाइनली ये चीज को बना लिया है, वो भी पहली बार। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर सेंकू उस मिसाइल को फायर कर देता है और उसको कंट्रोल करते रहता है। जहाँ पर जो मिसाइल होता है उस ब्रिज की तरफ बढ़ते रहता है और जो मिसाइल होता है वो सीधा जाकर ब्रिज से टकराता है। और इतने में यहाँ पर जो सेंकू होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि विद द पावर ऑफ साइंस वी विल ब्लास्ट इनटू द फ्यूचर। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।